परीक्षित उस लड़की के साथ कार में था और कार मध्यम गति से आगे बढ़ रही थी। शहर अभी बहुत दूर था और मौसम बारिश का हो रहा था कि अब आई या तब आई। परीक्षित उस लड़की के साथ एकदम शांत भाव से बैठा था, परंतु इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसके कंठ सूख रहे थे। कभी किसी लड़की से, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से, लिफ्ट लेने का उसने सोचा भी ना था। लड़की देखने में बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही मासूम भी लग रही थी। परीक्षित का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके मसाम ढेरों पसीना उगल रहे थे। लड़की परीक्षित की मनोस्थिति से अनजान थी, ऐसा भी ना था, बल्कि वो बीच बीच में कनखनियों से परीक्षित को देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर परीक्षित ने अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए उस लड़की को पूछ ही लिया, वैसे आपका नाम क्या है और इतनी रात गए आप इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही हैं? इतनी रात में ऐसे निकलना ठीक नहीं है। जी, मेरा नाम महुआ है, असम से हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। ऑफिस से निकलते निकलते ही इतना टाइम हो गया। रास्ते में आपको परेशानी में देखा तो पहचान गई, आपको पूछ लिया। आप मुझे पहचानती हैं, जबकि मुझे इस शहर में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। परीक्षित ने माथा खुजाते हुए पूछा। उसको बातचीत का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, तो वो कुछ भी पूछ रहा था ताकि उस लड़की से और जान पहचान बढ़ाई जाए। जी हाँ, उसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि उस सुनसान सड़क, जिस पर पूरी रोड लाइट्स भी ना जल रही थी, आगे कुछ दिखाई देना मुश्किल हो गया था। गाड़ी धीमी कर दी गई, परंतु वे लोग ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए थे। अचानक गाड़ी भी झटके खाकर रुक गई थी और कई बार प्रयास करने के बाद भी शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। परीक्षित को झुंझुलाहट होने लगी। उसे लगा कि आज उसकी किस्मत ही खराब थी। जो पहले उसकी गाड़ी खराब हुई, फिर जब मदद मिली तो मौसम की मार, ऊपर से उस लड़की की गाड़ी खराब। परीक्षित ने जब अपने स्टाफ की गाड़ी बुलाने के लिए मोबाइल पर नजर डाली तो ये देख उसका मन वितृष्णा से भर गया कि मोबाइल में अभी तक नेटवर्क नहीं आया था। अब क्या करे? उस लड़की की आवाज में घबराहट थी। शायद अब तक उसके मन को परीक्षित से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, परंतु अब वातावरण की निर्भरता और विपक्षी हालत उसे डरा रहे थे। भले ही शहर का एसपी ही क्यों ना हो, आखिर परीक्षित भी तो एक जवान और हृष्ट-पुष्ट लड़का ही था। अगर उसने उसके साथ कोई बदतमीजी की तो वो अकेली इतने सुनसान में उसका क्या कर लेगी? शायद उसे यही डर सता रहा था, परंतु काफी देर तक परीक्षित की तरफ से कोई ऐसी वैसी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने डरते डरते परीक्षित को कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम गाड़ी को चेक करें, क्योंकि इतनी रात को तो यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं और मौसम भी ज्यादा खराब हो रहा है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाला था आपसे, परंतु पता नहीं आपको कैसा लगता, इसलिए पूछा नहीं। दरअसल इतने अंधेरे में हमें रोशनी भी चाहिए। टॉर्च तो है मेरे पास, परंतु आपको पकड़नी पड़ेगी और इतनी बारिश में हम भीग भी जाएंगे। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हम दोनों मिलकर प्रयास कर लेते हैं। परीक्षित ने यह कहते हुए उसकी आंखों में आंख डाल दी, जिससे वो लड़की थोड़ा सा सहम सी गई। फिर भी उसने तुरंत हामी भर दी। वो दोनों बाहर निकले और परीक्षित ने गाड़ी के बोनेट को खोलकर उसका निरीक्षण शुरू कर दिया। इस दौरान महुआ टॉर्च पकड़े खड़ी रही। अचानक महुआ चौंकी। उसने तुरंत परीक्षित को, जो कि अभी तक मशगूल था और सफलता ना मिलने पर थोड़ा खिसिया भी रहा था, उसे थपथपाया। परीक्षित ने उसे देखा तो महुआ ने कहा, वो मुझे लगता है कि वहां कोई है। मैंने अभी अभी किसी साये को यहाँ तेजी से भागते हुए देखा है। हालांकि परीक्षित को एक पल के लिए लगा कि ये लड़की का वहम होगा, परंतु साथ ही उसके दिमाग में उस चुड़ैल का ख्याल आया। वो उस लड़की की जान के साथ कोई जोखिम नहीं ले सकता था। वैसे भी वो लोग वहां फंस चुके थे और गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी और पैदल शहर जाना इन हालात में मूर्खता ही होगी। अतः कुछ घंटे की सोच को कुछ पलों में खत्म करके परीक्षित ने फैसला कर लिया और हाथ में रिवॉल्वर लिए महुआ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चलने लगा। महुआ ने जब घबराकर पूछा तो उसने कहा, अब मैडम, कार में बैठे बैठे तो कुछ हो नहीं सकता, ऊपर से आपको यहाँ कोई साया भी दिख गया तो पता नहीं क्या है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा आगे चलकर कोई रात गुजारने लायक जगह ढूंढे। परीक्षित के ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचता हुआ बिना पीछे देखे एक दिशा में ले जाने लगा। पर काश वह पीछे देख लेता
महुआ की आंखों के भाव दिख जाते, जो कम से कम अब डर के नहीं थे। वो अजीब निगाहों से उसे घूर रही थी। तभी परीक्षित को कुछ ही दूर एक खंडरनुमा मकान दिखा, जो शायद सरकार का बनाया हुआ कोई दफ्तर था, जो अब उपयोग में ना आने पर समयानुसार खंडर में बदल गया था। वहां किसी के होने के आसार नहीं थे। परीक्षित उसमें महुआ के साथ घुसा और बैठने लायक कोई स्थान ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे एक कमरा मिल गया, जहां अपेक्षाकृत गंदगी कम थी। उसने महुआ का हाथ छोड़ा और कहा, हम यहाँ आराम कर सकते हैं। जब बारिश थमेगी तो मैं हमारे यहाँ से निकलने की कोई व्यवस्था करता हूँ। परंतु कुछ ही देर में उन्हें ठंड का एहसास होने लगा। वो दोनों भीगे हुए थे तो आराम कर पाने का कोई सवाल ही न था। महुआ अब कांपने लगी थी। परीक्षित को उसके लिए परेशानी महसूस होने लगी, तो उसने तुरंत वहां उस मकान में कुछ कारामद लायक चीज ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे सफलता मिली। वहां एक छोटे कमरे में, जो पहले शायद कबाड़ खाने की जगह इस्तेमाल होता होगा, कुछ टूटे हुए लकड़ी के सामान मिल गए। लकड़ी और अखबार का तो इंतजाम हो गया था, परंतु अब एक और समस्या मुंह बाए उसके सामने खड़ी थी, और वो थी माचिस। उसने और ढूंढना शुरू किया और उसकी किस्मत ने उसे धोखा नहीं दिया। शायद खाली मकान देखकर वहां कुछ लोग या राहगीर वहां दारू का महफिल लगाते होंगे। बोतलें और जली हुई बीड़ी और सिगरेट के पास माचिस मिल ही गई, वो भी तीलियों सहित। उसने तुरंत वापस जाकर लकड़ियां जमाकर अखबार डालकर आग लगाई। उस लड़की को कुछ राहत महसूस हुई, परंतु परीक्षित इतनी धुन में था कि उसे उस लड़की के चेहरे में अजीब भाव कभी भी दिख नहीं रहे थे। आपको अगर सही लगे तो आप कपड़ा सुखा लीजिए, मैं दूसरी तरफ मुंह रखूंगा, बस आपको भरोसा होना चाहिए। महुआ ने हौले से गर्दन स्वीकृति में हिलाई और परीक्षित ने मुंह फेर लिया, और उसने भी अपनी टी शर्ट उतार दी और उसे निचोड़कर आग के पास फैला दिया। महुआ ने भी अपने कपड़ों के साथ वही किया। वह लगातार परीक्षित को घूरे जा रही थी, जैसे उसे किसी बात से गुस्सा आ रहा हो। उसने देखा परीक्षित के मजबूत व गठीले शरीर पर अनगिनत चोट के निशान थे, जो शायद मुठभेड़ और ट्रेनिंग के दौरान लगे होंगे। वो मंत्र मुग्ध सी अपना हाथ आगे बढ़ाए उसकी तरफ बढ़ी और उसके पीछे पीठ के निशान को बरवस ही छू बैठी। तुरंत जैसे वहां एक अजीब सा भावनाओं का तूफान आ गया हो, वैसे ही परीक्षित चौंक कर पलटा और महुआ को इस अवस्था में देखते ही उसके होश ही उड़ गए। वो बिल्कुल निर्वस्त अवस्था में थी और उस हल्की रोशनी में जैसे उसका संगमरमरी बदन चमक रहा था। वो अत्यधिक खूबसूरत लग रही थी, परंतु परीक्षित ने तुरंत आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी, इसलिए वह तुरंत पलट गया। वो बोली, क्या हुआ? आप तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कोई छोटे बच्चे हो। इतनी ठंड में एक लड़की इतने सुनसान में खुद चलकर आपके पास आई है और आप आंखें बंद किए हुए हैं। उफ, आपको बदनामी और नौकरी का डर है। घबराइए मत एसपी साहब, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा कहते हुए वो मादकता के साथ परीक्षित के सीने पर अपनी उंगली फेर रही थी। परीक्षित ने आंखें खोली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैडम, बदनामी या नौकरी का डर उनको होता है जो गलत हों। मेरी माँ ने मेरे पिता के मरने के बाद मुझे अपने संस्कार दिए हैं। अभी स्थिति ऐसी ही है कि कोई भी बहक जाए, और आप हैं ही इतनी खूबसूरत कि जैसे कोई तपस्या का फल हो। परंतु अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात ही ऐसे हैं जो अभी आपको बहका रहे हैं। जब ये तूफान गुजर जाएगा तब आपको बहुत अफसोस होगा, और मुझे आपको ये अफसोस नहीं देना। मैं मेरी माँ के लिए बहू लाना चाहता हूँ, ना कि कोई अयासी का सामान। मौके का फायदा नहीं उठाना सिखाया मेरी माँ ने, इसलिए होश में आओ और सो जाओ। तूफान थम जाएगा तब यहाँ से निकलने की तरकीब निकालते हैं। महुआ अंदर तक हिल गई। कोई ऐसा भी हो सकता है उसने सपने में भी सोचा नहीं था। वो कुछ कहना चाहती थी और तब तक परीक्षित मुंह दूसरी तरफ करके लेट चुका था। रात अपनी गति से निकली जा रही थी। परीक्षित की जब नींद खुली तो उसने पाया कि वो वहां अकेला ही है। महुआ वहां ना पाकर वो घबरा गया। वो उसको पूरे मकान में ढूंढने लगा, परंतु वो ना मिली। कपड़े पहनकर वो मकान से बाहर आया और बदहवासी में कार की तरफ भागा। मौसम पूरी तरह साफ हो चुका था और सड़क के आसपास गड्ढों में पानी जमा था, यानी रात को काफी देर तक बारिश होती रही। जब वो कार तक पहुंचा तो महुआ को वही कार के पास खड़ी देख उसे राहत महसूस हुई। वो बस चुपचाप एकटक उसे देख रही थी। उसकी इस नजर से परीक्षित झेप गया था, पर विचारों को झटक कर उसने तुरंत गाड़ी चेक की
तो वो एकदम सही थी। शायद उसने अभी ठीक कर ली होगी। फिर उसने बिना देरी किए तुरंत उसे चलाने को बोला और वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए।